बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव पे डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के जी सेक्टर का दौरा किया और आवाम के लिए हुकूमती इक़दामात का जायज़ा लिया। दूसरी जानिब शौकत तरीन साहब ने आज इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि कोविड के बावजूद इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर खुसूसी तवज्जो दी। पहली बार किसी बजट में गरीब का सोचा गया। जबकि बलोचिस्तान में अपोजिशन के 17 अरकान असम्बली ने गिरफ्तारी दे दी है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर बगैर प्रोटोकॉल जी सेक्टर इस्लामाबाद का दौरा किया, अवामी मसाइल भी देखे सुने और जो इक़दामात हुकूमती किए गए उनका भी जायज़ा लिया। क्या समझते हैं वज़ीर आज़म साहब की ये जो इक़दामात हैं कि डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं पब्लिक से, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये डायरेक्ट इंटरेक्ट करना तो ज़ाहिर हम पहले से कह रहे हैं कि उनको खुद लोगों के मसाइल सुनने चाहिए जाके, लेकिन इसमें दो तीन बातें इस दौरान। एक तो उस्मान काकड़ साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इंतहाई कदावर शख्सियत, एक सियासतदान, सेनेटर और बहुत एक ख़ूबसूरत शख्सियत के मालिक, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनका इंतकाल हुआ। और दूसरी जो बात है वो ये कि सियासी कशीदगी और इंतशार जो है वो मुसलसल जारी है। और उसमें एक दिन की वो ख़बर थी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों वाली, वो भी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद वो दूसरा कोई इशू खड़ा, आज बलोचिस्तान के अंदर गिरफ्तारियाँ हो गई अपोजिशन के अरकान की, वो कशीदगी अपनी जगह बरकरार है। तो ये सियासी अदम इस्तेकाम जब तक ख़त्म नहीं होगा तो हम बहुत सारे आने वाले दिनों के जो अहम फैसले हैं वो हम बतौर रियासत भी नहीं कर सकेंगे, बतौर हुकूमत इमरान खान साहब भी नहीं कर सकेंगे, अपोजिशन भी कोई भी नहीं कर सकेगा। और उसकी बुनियादी वजह जो है मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिन पर ऊपर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि ये जो 24 तारीख को नरेंद्र मोदी ने इजलास बुलाया है कश्मीरी लीडर्स का, ये और अमेरिकन प्रेशर के ऊपर ये वो बुलाया उन्होंने। और इस दौरान जो है वो अजीत दोवल जो है वो मौजूद हैं दुशंबे में, और मोहित यूसुफ साहब भी वहीं पे हैं, और भी शख्सियात वहाँ पे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पे कश्मीर के ऊपर कोई ब्रेक थ्रू हो पाएगा। अच्छा, मुझे नहीं लगता है इसके ऊपर। उसकी वजह यह है कि एक तो महबूबा मुफ्ती उसमें शायद नहीं जा रही, दूसरा ये है कि उसमें जो बीजेपी और आरएसएस और अपने अवाम को ही, वहाँ पर भी वही मसला है ना कि लोगों को बताया ही नहीं हुआ अचानक। तो अचानक इतना बड़ा अगर यू टर्न लेते हैं और इलेक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं, जी वो इंडिया में कहा जा रहा है इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि जी वो 370 वापस करके उसको 2 हिस्सों में रियासतों का जो है वो दर्जा दे दिया जाएगा। मतलब वो एक अजीब सा बगैर एजेंडे का एक इजलास बुलाया उन्होंने अमेरिकन प्रेशर में, जिसकी बेल जो है वो मुंडे नहीं चढ़ेगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो अबतर हो रहे हैं, और वो सारे जितने फार्मूले थे, वो फार्मूले जो अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से तराशे गए थे, वो सारे के सारे इस मरहले पे आके वो ख़त्म हो गए हैं। अब उसमें हुआ ये है कि एक तो ये दोहा के अंदर तालिबान के लोग इस वक्त मौजूद हैं, और उम्मीद इस बात की थी कि तुर्की में जो अमेरिकन ने कहा था कि ये कतर से इस्तांबुल चला जाए, ऐसे हुआ था। और इस्तांबुल में फिर कॉन्फ्रेंस होनी थी। वो इस्तांबुल की कॉन्फ्रेंस जो है वो तालिबान ने उसको मानने से इनकार कर दिया, और पाकिस्तान मुसलसल इस दौरान जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब इस्तांबुल में रहे जी, और आज ही शायद वापस आए। लेकिन वो इस्तांबुल के अंदर उन्होंने कॉन्फ्रेंस कहा कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि तालिबान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं तुर्की के बारे में। हर मुल्क के मतलब वो मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह बरकरार हैं, लेकिन इस मरहले पे क्योंकि शुमाली इत्तेहाद के बहुत से लोग और तालिबान सारे एक साथ बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये तुर्की में नहीं जाएंगे, जो बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, तुर्की जो है वो ज़ाहिर है कि 2-3 मराहल पे यकीन दहानी करवा चुके थे। प्रेसिडेंट बाइडन के साथ जो मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट एर्दोगन की, तो उन मुलाकातों में 2-4 बातें तो बड़ी खुल के डिस्कस हुई। एक तो ये कि नेटो का चूँकि मेंबर है टर्की, इसलिए काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वो सिक्योरिटी करेगा। तालिबान ने उस बात को नहीं माना। अच्छा, तालिबान ने उस बात को भी नहीं माना और एक मैसेज दिया, और ना सिर्फ उसको नहीं माना बल्कि वो इस्तांबुल प्रोसेस को रोक के वो यहाँ पे आके बैठ गए दोबारा कतर में। अब जनाब आज ये हुआ है कि वहाँ पे अशरफ गनी साहब ने एक इजलास मुनक्किद किया। उस इजलास में अब्दुल्ला भी हैं, उसमें अब्दुल रसूल सियाफ भी हैं, उसमें
यूनस कानूनी भी हैं, उसमें जो है वो मुख्तलिफ, हामिद करज़ई भी मौजूद थे, ये सारे लोग काबुल में मौजूद थे। 50 से 60% इलाका जो है वो अफगानिस्तान का हाथ से निकल चुका है अफगान फोर्सेस के, और तेज़ी के साथ इनखला हो रहा है। 131 जी, लेकिन इसमें जो एक जो ताज़ा तरीन इतला आई वो ये 2 इतलात आई। पहले तो ये कि इस जुम्मे को, यानी जुमेरात के दिन मोदी ने वो कश्मीर के रहनुमाओं को बुलाया है, जो अभी तक जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि वो रहनुमा उसमें नहीं जा रहे, अक्सरियत नहीं जा रही। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग तो हैं ही नहीं, जिनको बुलाया ही नहीं गया, और जो बाकी जो लोग हैं महबूबा मुफ्ती वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाने में दिलचस्पी नहीं रखते। अच्छा, एक तो ये बात, और ये हो रहा है अमेरिकन प्रेशर में, और अमेरिका ने ये बात गालिबन की है उनके NSA से, अजित डोवल से, ये जो सोर्सेज वाशिंगटन में बता रहे हैं। अच्छा, अब और इसमें अमित शाह गालिबन ऑन बोर्ड नहीं है, आपस में भी इख्तलाफात हैं, यानी इस मसले पे अमित शाह के और अजित डोवल जो हैं वो एक पेज पे गालिबन नहीं हैं 370 और 35 के हवाले से। अच्छा, लेकिन दूसरा जो मामला हुआ है वो ये हुआ कि अशरफ गनी, सदर अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला इनकी मुलाकात जुम्मे के रोज़, इस जुम्मे के रोज़ अमेरिका में जो बाइडेन से तय हो गई है। यानी प्रेसिडेंट अशरफ गनी फ्लाई कर रहे हैं अब्दुल्ला के साथ जो बाइडेन से मिलने, और उससे पहले आज उन्होंने इजलास किए तमाम दीगर रहनुमाओं के साथ। लेकिन जो इलाके रशीद दोस्तम के ज़ेर निगरानी हैं, जनरल रशीद दोस्तम के, वहाँ पर भी तालिबान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए उन इलाकों पर भी कब्जा कर लिया, उन ज़िलों पर जहाँ पे जनरल रशीद दोस्तम की फोर्सेस थीं, और वहाँ पर भी सरेंडर हुआ है या मारे गए लोग या क्या, लेकिन बहरहाल उन इलाकों में कब्जा हो गया। अच्छा, ये खबर जो है ये जनाब वाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने दे दी कि जी मुलाकात जो बाइडेन के साथ हो रही है प्रेसिडेंट अशरफ गनी की और डॉक्टर अब्दुल्ला की। ये मुलाकात अभी तक 99.99% जो है ये होने जा रही है, क्योंकि इसका ऐलान वाइट हाउस की तरफ से हो गया है। ठीक है, लेकिन वहाँ पीछे काबुल में इसके ऊपर मसला खड़ा हो गया कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, और किसको, क्योंकि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन हैं उन्होंने कहा था कि अशरफ गनी आप स्टेप डाउन कर जाएं और एक केयर टेकर कैबिनेट बना लें, ये वो फार्मूला था। तो अब अगर वो फार्मूले को तो अशरफ गनी ने नहीं माना, उसको तालिबान कहते हैं कि हमने तो वो बातें सारी मान ली जो हमारे साथ मुआहदा हुआ था, हमने तो अभी तक जंग बंदी के मुआहदे पे हम कायम हैं, कब्जे हो रहे हैं, लेकिन हम जो है वो ट्रूप्स को निशाना नहीं बना रहे, जो इनखला हो रहा है उनको निशाना नहीं बना रहे, हम तो अपने वादे पे कायम है। तो ये अशरफ गनी से आप कैसे मिल रहे हैं? और ये ना सिर्फ तालिबान का इशू है बल्कि जो दीगर रहनुमा बैठे हैं वहाँ, अब्दुल रसूल सियाफ साहब भी थे, मेरे ख्याल से गुलबदीन इख्तियार नहीं थे गालिबन, लेकिन बाकी जितने रहनुमा थे उनके अंदर आपस में इख्तलाफ हो गया कि वाशिंगटन कौन जाएगा और अमेरिकन प्रेसिडेंट से कौन मिलेगा। तो ऐलान हो गया वाइट हाउस की तरफ से मुलाकात का, लेकिन मुलाकात होती है या नहीं होती, और वहां जाते हैं तो क्या प्रेसिडेंट बाइडेन ये कहते हैं अशरफ गनी से कि तुम स्टेप डाउन कर जाओ, और क्या करते हैं अशरफ गनी? अशरफ गनी को तो एक मिनट में टेलीफोन कॉल के ऊपर ही वसीफा दे देंगे, उनको वहां जाने की क्या जरूरत है। असल ये है कि उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन का जो खत था कि जी आप एक केयर टेकर बना लें और उस केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर सबकी नुमाइंदगी हो, वो आइन साजी करे और आइन साजी के बाद एक हुकूमत बना ले। अब जनाब वो सारा का सारा फार्मूला जो है वो साइड पे चला गया। वो फार्मूला अगर उस पर एप्लीकेशन नहीं होती तो साथ ही टर्की का रोल, फिर टर्की उसके बाद ही संभालेगा ना आके सिक्योरिटी को, और अगर सिक्योरिटी को अच्छा, फिर एक और मसला हो गया बीच में। वो मसला ये हो गया है कि जो आर्मीनिया है जहाँ पे कल इलेक्शंस हुए थे, वहाँ पर आर्मीनिया से जो इतलात हमारे पास आई हैं, और जाहिर है कि उनकी सरकार की तरफ से ऐलान हुआ है, वो ये है कि पशियाँ जो हैं उनके वज़ीर आज़म जो कि जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, और जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था आज़रबाईजान से लड़ाई होने के बाद, ऐसे ही हुआ था ना, आज़रबाईजान ने जंग जीत ली थी और इन्होंने जंग हार ली थी, इनको गद्दार कहा गया था कि तुमने अमन मुआहिदा क्यों साइन किया है, ये स्टेप डाउन कर गए थे, इन्होंने फौज के सरबराह को हटा दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा था मैं इलेक्शन कॉल कर रहा हूँ। इनके मुकाबले पे जो साहब खड़े हुए थे रोशिया, वो जो हैं वो प्रेसिडेंट पुतिन के ज़ाती दोस्त हैं, साबिक सदर भी रहे हैं। अब जनाब क्या हुआ है, जो इलेक्शन हुआ है आर्मीनिया का, उसमें पशियाँ दोबारा जीत गए। अच्छा, जिन्होंने इस्तीफा दिया था वही दोबारा जीत गए। सही। अच्छा, और
ये दोबारा जीत गए 55% वोट लेके, और इनके जो वोट हैं वो वोट आने के बाद जो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो मॉस्को से तास उनकी जो सरकारी अदारा है रशिया का, वो ये खबर दे रहा है कि पशियां थैंक्ड रशियन लीडरशिप फॉर सपोर्टिंग आर्मीनिया। उन्होंने एक तो आर्मीनिया के जो नौमुंतखब वज़ीर आज़म हैं, जो पहले भी वज़ीर आज़म थे, उन्होंने रशिया का शुक्रिया अदा किया। और दूसरी बात यह है कि आर्मीनियन रेडियो जो है वो ये खबर दे रहा है कि क्रेमलिन के जो कमेंट्स हैं आर्मीनियन पार्लिमानी इलेक्शन पे वो ये हैं कि हम इस इलेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, और उन्होंने मुबारकबाद दी है पशियां को। इसका मतलब है कि वो जो पुतिन के दोस्त थे वो दोस्त आप कहीं ठुस हो गए, और नए इलेक्शन को प्रेसिडेंट पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया, और वो कह रहे हैं कि जो आवाम की राय है मैं उस राय का एहतराम करता हूँ, और बहुत अच्छा आर्मीनिया के वो जो वज़ीर आज़म जिन्होंने पहले कहा था कि मैं 2 नंबर असला दिया है, प्रेसिडेंट पुतिन ने बड़ा सख्त उस पर रद्द-ए-अमल किया था। अच्छा, वो हो गया। लेकिन उसके साथ ही एक मामला और ख़राब हो रहा है, और वही ख़राब हो रहा है मामला कि और उस पर मैं बाद में आता हूँ, और वो मामला जो है वो हमारे 2 करीबी ममालिक का मामला आपस में ख़राब हो रहा है। ठीक है, उससे पहले मैं आता हूँ एक और मसले को, जो कि थोड़ा सा वक्त अगर मुझे मिल जाए तो मैं बात करूँगा। देखिए, मैंने ये बात पहले भी की थी और मैं दोबारा कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी की जंग तेज़ हो गई है, ख़ासतौर पे G7 के इजलास के बाद, नेटो के इजलास के बाद, और ये बाइडन और पुतिन की मुलाकात के बाद, और EU के इजलास के बाद अमेरिका और चाइना के दरमियान। और उसमें तेज़ी तो पहले भी थी, लेकिन अब वो तेज़ी खुल के आ गई है, और तेज़ी खुल के इस तरह से आई है कि इन्होंने आज बज़ाहिर जो है, ये रॉयटर्स की जो खबर है कि बिटकॉइन टम्बल्स 10% इन वेक ऑफ डीपनिंग चाइना क्रैकडाउन। अब देखिए, जैसे कल मैंने बात की थी ना, इस बात को मैं थोड़ा सा यहाँ पे चंद मिनट लेके चाहूँगा कि कंप्लीट करूँ। कल मैंने बात की थी कि इंटरनेट को वाईफाई ना समझें। जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इसको बराए करम वाईफाई ना समझें, ठीक है। इंटरनेट को ब्रॉडबैंड, वाईफाई को ब्रॉडबैंड ना समझें, अलग अलग चीज़ें। दो लोग दाखिल होते हैं किसी जगह पे, वो कहते हैं अब आपके पास वाईफाई आ रहा है, और ये पूछना चाहिए कि इंटरनेट का वाईफाई मतलब अलग अलग चीज़ें हैं बहुत सारी। और सैटेलाइट के अंदर जो एस्ट्रो साइबर वॉर है फ्यूचर में, वो किस तरह होगी, क्या वो हमने कल बात कर ली थी। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, दुनिया का मामला, ये बड़ा एक अजीब सा हो गया। और ये मामला इस तरह से हो गया कि ये क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्रैकडाउन नहीं है, बिटकॉइन पे क्रैकडाउन है। मतलब क्रिप्टो करेंसी, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि एक फिएट करेंसी होती है जो कि ये रुपया होता है। रुपया पहले होता था, पहले सिक्के होते थे सोने के, चांदी के, और ये सारे इस्तेमाल होते थे। फिर उसके बाद ये करेंसी नोट आ गया, फिर करेंसी नोट को लिंक कर दिया गया सोने के साथ, फिर सोना उसे निकाल लिया गया तो करेंसी रह गई। फिर प्लास्टिक के नोट्स आ गए जिसको आप क्रेडिट कार्ड कहते हैं। फिर उसके बाद ये क्रिप्टो करेंसीज आ गई। तो बिटकॉइन सबसे पुरानी 2009, और 2009 से ये काम कर रही हैं। और ये इसकी खूबी यही होती थी कि बीच में कोई बैंक नहीं है। इसको बनाने वाला जो बंदा है नकामोटो, उसका आज तक पता ही नहीं कि वो बंदा है किधर। वो 1 साल उसने 2007 में इसको रजिस्टर करवाया, 8 में, 9 में, और वो उसके बाद गायब हो गया। उसको पता ही नहीं कि वो एक आदमी है, बहुत से लोग हैं। तो बिटकॉइन जो है वो एक, आप समझें कि दरमियान में कोई बैंक भी नहीं है, इसके ऊपर कोड नंबर्स हैं, सीधा सीधा यहाँ से वो डाले नंबर्स। हम पहले भी बात कर चुके हैं। और माइनर्स हैं, माइन करते रहते हैं, और वो उनको बहुत ज़्यादा बहुत बिजली चाहिए होती है, और वो वगैरह वगैरह वगैरह, उनकी शनाख्त भी नहीं होती। अब जनाब होगा क्या है, तो क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर है। फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो करेंसी का है, लेकिन बिटकॉइन का नहीं है। बिटकॉइन को गिराना है जनाब। ये मैं नहीं कह रहा कि बिटकॉइन का नहीं है, ये चाइना कह रहा है कि बिटकॉइन का फ्यूचर नहीं है। वो बिटकॉइन के पीछे लग गए। और जो दुनिया में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे बिटकॉइन पैदा करने वाला जो उनका सूबा है, वहां पर उन्होंने शिंगडांग पे उन्होंने क्रैकडाउन किया है, और वहां पर उन्होंने बिटकॉइन को जो है वो सारे फैक्ट्रीज वगैरह जितनी माइनिंग हो रही थी, क्योंकि मौसम ऐसा है और वो इलाका ऐसा है कि वहाँ पे वो हाइड्रो पावर से बिजली बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। मैंने कहा नहीं, इतनी बिजली चाहिए होती है। और बैठ के कर रहे हो तो पूरा, मतलब मैं यहाँ बैठ के बिटकॉइन बनाने शुरू करूँ तो इस्लामाबाद, पिंडी विंडी सारी बिजली गायब हो जाए। तो बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम होती है। और बिटकॉइन वाले कहते हैं कि हमने एक जगह एक तादाद तक हमने बिटकॉइन बनाने हैं। हमने कुल 21 लाख बिटकॉइन बनाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनाने। 19 लाख वो बना चुके हैं। जब उन्होंने बनाना शुरू किए थे तो 30 सेंट के थे, यानी $1 से कम। और 2 महीने पहले $60,000 का एक बिटकॉइन था।
अच्छा, बिटकॉइन से आप क्या करते हैं, मुझे बताएं। बिटकॉइन से कोई खरीदारी तो नहीं, मैं बिटकॉइन हो मेरे पास तो मैं जाके बाजार में जाके कोई शॉपिंग कर लूँ, ऐसा तो बिटकॉइन में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं अपनी तरफ से कि यार इसमें हमारे पास 3 बिटकॉइन है, 4 बिटकॉइन है। लेकिन फिर ये हुआ कि ये जो रैंसमवेयर हुआ, जो अटैक हुआ, साइबर अटैक हुआ ये अमेरिका की पाइपलाइन पे, और उसमें जो लोगों ने अगवा करके और तावान वसूल करना शुरू किया वो बिटकॉइन की सूरत में। ये पाकिस्तान में भी 1-2 केसेस आए थे, बिटकॉइन मांगा, बिटकॉइन में करेंसी तो बिटकॉइन। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि चाइना ने ये फैसला किया कि हम बिटकॉइन को ख़त्म करके, ये बहुत पहले काफ़ी बरस पहले ये अपना जो डिजिटल बैंक है ये बना भी चुके थे और उसको ये सामने ला भी चुके थे दुनिया के हमने अपना एक डिजिटल बैंक, चाइना का डिजिटल बैंक हमने बनाया हुआ है, और जो कि वो जो है वो इंटरनेशनल जो सर्विसेज बैंक है उसके साथ वो राब्ते में रहेगा और वगैरह वगैरह, ताकि उसके नतीजे में कोई प्रॉब्लम ना पैदा हो। और उसको हमने जो है वो कई मुल्क अपने टर्की अपना डिजिटल करेंसी बना रहा है। मतलब उन्होंने कहा कि ये बिटकॉइन, अच्छा तो उन्होंने कहा कि अपनी हम डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे और वो युआं के नाम से होगा, युआं के नाम से हम डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे जो कि चाइना की होगी, तो चाइना का नोट और चाइना की करेंसी। और उसकी वजह यह है कि बिटकॉइन को, ये जैसे 100 रुपए का नोट हो तो 100 रुपए के नोट की क्या हैसियत है, उसकी ये हैसियत है कि उसके पीछे लिखा होगा कि बैंक दौलत पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसकी कीमत 10 रुपए रखता है। तो हुकूमत की गारंटी होती है ना। डॉलर के पीछे लिखा होगा, इंडियन रुपी के पीछे लिखा होगा, यूरो के पीछे लिखा होगा उस मुल्क, वो मुल्क कौन। बिटकॉइन के पीछे तो कोई है नहीं ना, इसको ओन कौन कर रहा है भाई, इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, मेरा बिटकॉइन गायब हो गया, चोरी हो गया, कैसे। तो उन्होंने, चाइना ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम अपनी जो करेंसी है उसको ही डिजिटल कर रहे हैं, यानी हमारी जो RMB करेंसी है या युआं है उसको हम डिजिटल युआं बना रहे हैं। इस दौरान अमेरिका में क्या हुआ, उन्होंने अमेरिका में जो फेसबुक वाले थे, फेसबुक ने कहा कि हम इसको दिया के नाम से या दियम के नाम से जो है वो हम भी ला रहे हैं अपनी फेसबुक के साथ। लेकिन उसके बाद वहां पे दूसरी थ्योरी आ गई, वो डिले हो गया। फेसबुक वाला जो प्लान था वो आना था और वो डिले हो गया, और उसमें उन्होंने कहा कि वो पिछले साल तक फेसबुक ने लेकर आना था, वो डिले हो गया, और उसका नाम था लिब्रा प्लान के नाम से ला रहे थे, अब उसका नाम दियम हो गया। सही। लिब्रा प्लान ये था कि आप फेसबुक के साथ जो है वो लिंक करें। फेसबुक जो है वो ऑलरेडी गूगल उसको खरीद चुका है 2014 में, तो आप उसके साथ लिंक करें और उसमें से फिर पैसे आप वो, लेकिन अब वो उसको उन्होंने कहा कि नहीं ये तो प्राइवेट में चला जाएगा, तो सेंट्रल रिजर्व बैंक क्यों ना डॉलर को डिजिटल कर दिया जाए दुनिया में। तो वो एक थ्योरी चल रही है, लेकिन यहां पीछे रह गया, यह अमेरिका पीछे रह गया, क्रिप्टो करेंसी चाइना की आ गई आगे। अब एक बात जो इंपॉर्टेंट है ना, जो मतलब इस पर जाहिर है कि तफसील से बात बाद में होती रहेगी, वो जहन में रखें कि ये जो टेलीफोन हम पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं या यूरोप में यूज़ कर रहे हैं, या जो हम एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, वो एप्लीकेशंस चाइना में नहीं चल रही जी। ठीक है, मतलब चाइना में मिसाल के तौर पे इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी, अगर आप पूछें कि जी सबसे बड़ी जो ये जो टेलीफोन है इसमें हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो चीज़ आ जाएगी जी गूगल। कंप्यूटर होगा तो गूगल करेंगे हम, गूगल करेंगे तो हम गूगल करेंगे तो गूगल के साथ फिर गूगल वालों का जो है वो जीमेल भी है, गूगल वालों का यूट्यूब भी है, गूगल वाले जो हैं फिर वो इसी तरह से ट्विटर अकाउंट्स हैं, इसी तरह जो हम व्हाट्सएप एप्लीकेशन हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो मगरिब की एप्लीकेशन हैं, विकीपीडिया है। चाइना इन तमाम एप्लीकेशंस के मुकाबले में मुतबादिल एप्लीकेशंस लेकर आ गया। अगर आप चाइना जाएं तो विकीपीडिया नहीं खुलेगा जी, बीच में। ठीक है, अगर आप चाइना चले जाएं तो चाइना में विकीपीडिया नहीं खुलेगा, चाइना आप चले जाएं तो चाइना में ट्वीट ही नहीं कर सकेंगे, चाइना में चले जाएं व्हाट्सएप फेसबुक नहीं, आप व्हाट्सएप पे नहीं काम कर। तो चाइना मुतबादिल अपनी एप्लीकेशंस लेकर आ गई और इंतहाई कामयाब लेकर आ गया। मिसाल के तौर पर उनकी जो सबसे बड़ी गूगल के मुतबादिल एप्लीकेशन है वो है बेदो, वो बेदो के नाम से अभी लॉन्च हुआ या पुरानी और बेदो का मतलब है 100 गुना ज्यादा तफसील से। ठीक है, अच्छा अब जैसे गूगल मैप्स है तो बेदो मैप्स है। ठीक है, अगर आपने, लेकिन उसको बेदल में अभी बल्कि थोड़ी देर पहले हमने चेक भी किया तो ये पाकिस्तान में भी वो काम कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं थे, लेकिन वो काम बहरहाल वो तेजी के साथ उन पे काम हो रहा है, अभी लॉन्च हुए और तेजी के साथ वो पूरी दुनिया के अंदर जो बेदो के जो इसी तरह से जो है वो उधर
गूगल न्यूज थी तो ये बेदो न्यूज है। अच्छा, इधर जो है वो जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि उन्होंने वो खत्म कर दिया इसके ऊपर से, जो विकिपीडिया था वो भी बेदो का आ गया। बेदो का इंसाइक्लोपीडिया है कंप्लीट, और वो काम कर रहा है बड़ा जबरदस्त, और उसका नाम है बेदो बाइकी। बेदो बाइकी के नाम से आप उनका विकिपीडिया खोलें तो चाइनीज के अंदर है, और चाइनीज को चाहें तो आप उसको कन्वर्ट कर दें, और कन्वर्ट करने के बाद आप उसको चाइना में पढ़ें। तो चाइना ये मुतबादिल एप्लीकेशन, टिकटॉक का तो पता ही है सबको पाकिस्तान में। अच्छा, व्हाट्सएप के मुतबादिल उनका वीचैट है। वीचैट जो है, वीचैट से ना सिर्फ ये कि आप गुफ्तगू कर सकते हैं, ये बिली बिली जो है ना, ये बिली बिली क्या चीज है, ये बिली बिली जो है ये ट्विटर है। ये ट्विटर का मुतबादिल है। बिली बिली जो है ये ट्विटर का मुतबादिल है। वहां से अगर आपने ट्वीट करना हो तो ये ट्वीट आप नहीं कर सकेंगे, आप वो बिली बिली पे करें। अच्छा, जो वीचैट है उसके ऊपर ये मुतबादिल है व्हाट्सएप का, और वीचैट जो है उसके ये थोड़ा सा आगे है उनसे, यानी जो व्हाट्सएप है उससे आगे है, क्योंकि इससे आप पेमेंट्स भी कर सकते हैं, इससे इसके आप ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, ये आपके बैंक से रिलेटेड है, और ये सारा सेंट्रल चाइना का जो बैंक है वो मॉनिटर कर रहा है। यानी ये क्रिप्टो करेंसी, यानी ये इनक्रिप्टेड नहीं है, जैसे वो व्हाट्सएप कहते हैं ना कि हम इनक्रिप्टेड हैं, या ये वो हालांकि सुनते हैं वो सारे इनक्रिप्टेड कुछ नहीं होता, लेकिन चाइना खुल के बात करता है कि सारा जो भी आप कर रहे हैं ये हमारे सेंट्रल बैंक से और चाइना। अब इशू ये है कि 1 बिलियन लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 बिलियन से ज्यादा लोग। अब यानी जितना आप दुनिया में देखते हैं आबादी, तो उतना आप जाते हैं तो पता चलता है चाइना में 1 बिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वीचैट से वो सुपरमार्केट्स की पेमेंट्स भी हो रही हैं, वो चीजें भी। और ये जो बेदो है, अच्छा इसी तरह से आप अगर और, अच्छा एक इनका बिंग भी आया था, लेकिन बिंग में इतना मजा नहीं आया, बिंग इनका जरा पीछे है। बेदो मैप्स इनके आ गए, फिर उसके बाद इनके जो म्यूजिक है। अच्छा, दूसरी जो सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे नजर आई ना, वो इनका नजर आया तोद्यो यूको जो है ना इनका, वो देखने वाला है। अच्छा, तोद्यो यूको जो है इनका, वो है यूट्यूब, और उसके ऊपर आप अगर चले जाएं तोद्यो यूको, तो इतनी उसके ऊपर इतनी वीडियोस हैं, इस कदर वीडियोस भरी हुई हैं उसके ऊपर कि जनाब वो या तो चाइना में वो उसकी कॉपीराइट्स का क्या इशू है, क्या नहीं इशू, लेकिन मुझे उसमें जो इंग्लिश मूवीज थी बहुत सारी, वो भी चाइनीज में डबों पे मिल गई, और मुझे उसमें से बहुत सारी चीजें मिली, और मैंने सर्च करना शुरू किया तो बहुत कुछ मिल गया, लेकिन उसमें बस लैंग्वेज का इशू। लेकिन वो एप्लीकेशन सारी जो फ्यूचर में, अगर ये चूंकि टेक्नोलॉजी की जंग है ना, अब मेरा ख्याल, चाइना जाएंगे तो विकिपीडिया नहीं खुलेगा। अगर आपके पास टेलीफोन पे व्हाट्सएप है तो आप चाइना में बैठ के व्हाट्सएप से सिर्फ ये कर सकते हैं कि आवाज अपनी, उसका एक टेक्स्ट मैसेज जैसे आप करते हैं वो ज्यादा वो भेज सकते हैं, आप टेलीफोन पे बात नहीं कर सकते, व्हाट्सएप नहीं चलेगा वहां। चाइना अब ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी मुतबादिल लेके, चाहे वो साइबर में हो, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक में हो, चाहे वो डिजिटल में हो, चाहे वो क्रिप्टो में हो, चाहे वो स्पेस स्टेशन पे हो, वो मुतबादिल लेके सामने आ गया। और आज एक ही दिन में उन्होंने इतना बड़ा झटका दिया है कि आप सिर्फ अगर इस बात को, और मैं आपको स्पेस में आपको एक बड़ी अजीब बात बताऊं, रशिया उसमें से निकल गया है ना, जो मैंने आपसे बात की थी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रशिया निकल के चाइना के स्पेस स्टेशन में जा रहा है। आपको पता है रशिया की तरफ से क्या बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है? अच्छा, ये तो अभी तो हम तो गए ना मार्स तक, मरीख तक। मैं सिर्फ एक बात करके उसके बाद यहाँ ब्रेक लेते हैं। हम तो गए ना मरीख तक, अमेरिकन गए मरीख पे, अभी वो दिखाया है उन्होंने, मार्स के ऊपर उतरे हैं, और वो जनाब बड़ा चांद पे उतरे और ये उतरे। रशियंस ने क्लेम बड़ा इंटरेस्टिंग किया है CNN के मुताबिक, वो कहते हैं वीनस, अच्छा, ज़हरा सही इज अ रशियन प्लैनेट। वो दिखाएंगे प्लीज, अगर CNN की वो हमें चलाए, वो हाँ, ये इन्होंने 2 साल पहले बात की थी, वो अभी दोबारा मैसेज भेजा है कि वीनस इज द रशियन। हर तरफ चले जाना, वीनस की तरफ मत जाना, मतलब वीनस टोटल, यानी कि रशिया तैयारी मुकम्मल हमारा है, वो उस तरफ जाने की कोशिश भी मत करना। सही। अच्छा, और यहां पर इनकी चाइना के साथ जो इनका प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, उसमें यह है कि जनाब इन्होंने आगे वीनस की तरफ जाना है। सही, ठीक है सर। तमाम एप्लीकेशंस, क्रिप्टो करेंसी, बैंकिंग सिस्टम, मैं इसीलिए बार बार बात कहता हूं कि जब हम ये बात करते हैं ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की और सारी, तो हम बात करते हैं इतने डॉलर्स का, इतने डॉलर, ठीक है, क्या फ्यूचर में जब ये करेंसी चेंज होगी, ठीक है, और ये एप्लीकेशंस आ जाएंगी, तो क्या हमारे बैंक्स जो कि मुसलसल IMF के साथ डॉलर्स में और इधर उधर डील कर रहे हैं दुनिया में, क्या हम
इस बात के लिए तैयार हैं कि हम रशिया और चाइना के साथ उनकी करेंसी में उनके मुताबिक फ्यूचर में डील कर सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, मजीद बात करेंगे। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि चाइना किस तरह से अपने एप्लीकेशंस लॉन्च कर रहा है और कंपटीशन दे रहा है तमाम एप्लीकेशंस को जो आम दुनिया यूज कर रही है। देखिए, दो तीन बातें इसमें इंपॉर्टेंट। एक तो यह है कि साइबर की जंग चल रही है, और इस साइबर में या हाइब्रिड में या इलेक्ट्रॉनिक में या स्पेस में या आउटर स्पेस में इतना कुछ हो रहा है और इतना डेटा जा रहा है कि उससे मेरा ख्याल है कि हमारे लोग बहुत ज़्यादा वो वाकिफ नहीं है। पर्सनल डेटा शेयर कितना हो रहा है लोगों का, अपनी उनकी ज़ाती इंफॉर्मेशन कितनी जा रही हैं, कितना दुनिया, लेकिन वो चूँकि ज़्यादातर जो है इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से वो शायद इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हमारे लोग भी जितना ज़्यादा ये कोविड की वजह से लोग घरों पे रहेंगे, उतना ही ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करेंगे व्हाट्सएप पे और गूगल पे और जीमेल पे और इन एप्लीकेशंस का, उतना ही ज़्यादा उनका डेटा शेयर होगा और उतनी ही ज़्यादा उतना फेसबुक पे होंगे और जितनी एप्लीकेशंस पे होंगे वो अपनी प्राइवेसी को उतना ही ज़्यादा आगे दे रहे होंगे और उनका डेटा फिर आगे बिकेगा, बिक भी सकता है क्योंकि हैक हो रहा है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ईरान, एक तो मैंने आपसे ये बात की कि तुर्की, मैंने कहा ना हमारे दो करीबी ममालिक के दरमियान जो हैं वो आपस में कोई प्रॉब्लम्स पैदा हैं तारीख़ी तौर पे। एक जो मामला है वो बड़ा खुल के सामने आ रहा है और वो मामला है तुर्की और रशिया का। तुर्की भी हमारा दोस्त और रशिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे, लेकिन तुर्की और रशिया जो हैं वो कुछ मामलात पे इख्तलाफात भी हैं उनके। सबसे पहली बात तो वो पुराना इख्तलाफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस वाला, जिसके ऊपर हम बात भी कर चुके हैं कि आर्मीनिया जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की वजह से आर्मीनिया रशिया के करीब है। एक तो वो मजहब का मामला। दूसरा, और तुर्की जो है वो आज़रबाईजान के करीब है। दूसरा जो मामला है वो ये है कि तुर्की जो है वो यूक्रेन के करीब है जी। और यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने तुर्की का दौरा भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं नेटो में जाना चाहता हूँ, और जवाब में पुतिन ने कहा कि आप ये नेटो में जाना जो है ये रेड लाइन होगी। कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ तुर्की और अमेरिका एक साथ हैं, कुछ मामलात हैं जहाँ पे तुर्की और अमेरिका एक साथ नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप जाएं लीबिया में, तो लीबिया में तुर्की और रशिया एक पेज पे नहीं है। रशिया सपोर्ट करता है उस कुव्वत को जो कि खलीफा हफ्तार की कुव्वत है, जिनको यूएई सपोर्ट करता है, तुर्की नहीं करता। तुर्की वह ट्रिपोली की अंदर जो मरकजी हुकूमत है उसको सपोर्ट करता है। इसी तरह से सीरिया में तुर्की जो है वो बशारुल असद के तो खिलाफ था, लेकिन रशिया ने उनको बचाया। इसी तरह यूक्रेन के अंदर कॉकस और बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन अब जनाब ये हुआ कि ये बड़े अरसे के बाद, ये काफ़ी अरसे के बाद, और ये मेरे नज़दीक इसको मैं काफ़ी अहमियत दे रहा हूँ, इस बयान को इस तरह से खुल के बयान आते नहीं हैं, लेकिन ये जो बयान है ये आया वहाँ पे, और वो बयान जो है वो ये था कि तुर्की जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये बयान आया कि जो है वो यूक्रेन से पे जो है टर्की बहुत ज़्यादा यूक्रेन को नेटो की तरफ ले जाने की कोशिश ना करे, और नेटो की तरफ ले जाने की, अब यूँ रहने दीजिएगा प्लीज़। अच्छा, तो नेटो की तरफ जो है वो ले जाने की कोशिश ना करें यूक्रेन को। तो अब उसके नतीजे में ये हुआ कि एक तलखी पैदा हुई टर्की और रशिया के दरमियान। ऑलरेडी मौजूद है एक तलखी, आर्मीनिया, अज़रबैजान, लीबिया, लेकिन वो तलखी दोबारा हुई क्योंकि अब उन्होंने कहा कि आप नेटो की तरफ ले जाने की कोशिश मत करें यूक्रेन को। और टर्की की तरफ से ये ऐलान हुआ कि हम नेटो को जो है यूक्रेन को वो कुछ साजो सामान भी फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, और उसके ऊपर भी जो है वो काफ़ी रिजर्वेशंस आई मॉस्को की तरफ से। तो एक तो ये मामला। दूसरा मामला जो ईरान, तो अल्लाह करे कि तुर्की और रूस के दरमियान कोई कशीदगी आगे ना बढ़े, लेकिन बहर अस्वद में
कॉकसस में और बाकी जगहों पे इनके जो मामलात हैं वो ख़राब हैं। और टर्की ने कहा कि हम यूक्रेन को अपने ड्रोन्स और सामान दे रहे हैं, तो उसके ऊपर मॉस्को की तरफ से काफ़ी रद्द-ए-अमल आया है। सही। अच्छा, तो एक तो ये मामला, दूसरा मामला जो है वो ये है कि ईरान में जो इब्राहिम रईसी आए हैं, इब्राहिम रईसी बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने 2-3 बातें आज कही हैं बतौर नौ मुंतखब सदर ईरान के। एक तो उन्होंने कहा कि हम रियाद के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन यह है कि रियाद यहूदी जंग ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करे। रियाद के साथ ठीक है, बाइडेन से मैं बात नहीं करूंगा। और तीसरी, अचानक से ये बात हुई, तीसरी नहीं, वो बाइडेन के साथ तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। ईरान के कोई भी सदर, बाइडेन जो है अमेरिकी सदर के साथ, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो ये मुआहिदा पता नहीं किस रुख पे जाता है, क्योंकि इनका जो नुक्ता नज़र ये बड़े सख्त मौक़िफ़ के साथ हैं ये सामने। और ये इन्होंने जो बात, आज 2-3 बातें की। एक तो इन्होंने बात ये की है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो नॉन निगोशिएबल हैं। इन्होंने कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर कोई बात ही नहीं हो सकती। हम किसी किस्म का कोई समझौता, किसी भी किस्म की कोई बातचीत, कोई हम उनके साथ कोई अमेरिका के साथ या किसी के साथ, हम बिल्कुल जो है वो ये हमारे लिए नॉन निगोशिएबल है। जितनी भी हमारी टॉक्स होनी है वो टॉक्स हमारी चलें उनसे, लेकिन हम जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर समझा। तो ईरान का जो जौहरी मुआहिदा है वो भी किसी जगह पे अब मतलब स्टेल हुआ हुआ है, क्योंकि इब्राहिम रईसी का जो आना है, इब्राहिम रईसी, मैंने आपसे कहा ना, उन लोगों में से वो जो आयतुल्लाह खुमैनी के साथ बतौर नौजवान जिन्होंने शिरकत की हुई है और जेलों में गए हुए हैं, और ये ईरान इराक वॉर पूरी, उसमें ये जो प्रोसिक्यूटर जो इन पर इल्ज़ाम वगैरह लगते हैं उसकी भी आज उन्होंने वजाहत की, काफ़ी लंबी चौड़ी। लेकिन मसला ये है, जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि इस दौरान अमेरिका अरब ममालिक से अपने हथियारों को वापस बुला रहा है, मंगवा रहा है, खासतौर पर पैट्रियट को जी। खासतौर पे जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो स्टोरी है वो अपनी जगह मौजूद है, और उसकी तस्दीक अब मुख्तलिफ अरब ममालिक कर रहे हैं। इशू ये है कि अगर अफगानिस्तान का मसला हल नहीं होता, अगर अफगानिस्तान में तालिबान कह रहे हैं कि हम तो अपनी बात पे कायम है, लेकिन वो ब्लिंकन ने जो बात, जो ज़ल्म खलीलज़ाद बात कर रहे थे, वो किधर गई बात कि एक निगरान हुकूमत बनेगी, तो हम तो अपनी बात पे कायम है, हम तो कब्जे कर रहे हैं, लोग नहीं मार रहे। कब्जे करने में और लोगों के मारे जाने में फ़र्क है, वो ये कह रहे हैं। और बात तो अब सवाल यह है कि अब इसमें अशरफ गनी क्या करेंगे जाके, और अब्दुल्ला क्या करेंगे। तो अगर वो वहां चले गए अमेरिकन से बात करने के लिए, तो तालिबान की तरफ से जो बात हो रही है वो ये कि मुज़ाकरात को फिर हमारी तरफ से दोहा में भी बंद समझें। मतलब वो यहां तक उनके कुछ लोग बात करें कि फिर अमेरिका को ही लाने, तो अब क्या वहां जाके फिर हमें भी साथ बुलाओ, हम भी जाते हैं व्हाइट हाउस में, जाके पूछते हैं प्रेसिडेंट बाइडेन से और ज़ल्म खलीलज़ाद को साथ बिठा दो और ब्लिंकन को। अच्छा, एक वो मसला खराब हो रहा है। दूसरा मसला ये तुर्की और ये अजरबैजान और आर्मीनिया और रशिया। तीसरा ये कश्मीर का कोई सर पैर, कोई हल नहीं है सवाए इसके कि वो बिल्कुल पीछे लेके जाएं उस मामला को, बिल्कुल पीछे 35A को, और सारे रहनुमाओं को बुला के दुनिया को ऑन बोर्ड लें कि हम क्या करना चाह रहे हैं। और फिर ये ईरान अरब ममालिक के अंदर कशीदगी, जी ठीक है सर, उस सब को छोड़ के और फिर आप वापस आए और आप यहाँ पे नून में से शीन और शीन में से मीम और मीम में से, और यहाँ एक अच्छी खबर ये आई है कि सऊदी अरेबिया जो है वो तेल पाकिस्तान को किस्तों पे उधार या किस्तों पे या जो भी उनका सिलसिला है वो कोई बातचीत चल रही है। लेकिन मसला ये है कि इसको आज खान साहब खुद गए हैं ना, ये अच्छा कदम था। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं, पाकिस्तानी सियासत पर आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रही है। ये खाना जंगी की तरफ जा रहा है अफगानिस्तान, उससे बचना है, पूरी दुनिया को बचना है। ठीक हो गया नाज़रीन, ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने मकबूज़े कश्मीर की सूरत हाल पर नरेंद्र मोदी की जानिब से जो इजलास बुलाया गया उसको गैर मामूली पेशरफ्त करार दिया। इस गैर मामूली पेशरफ्त से क्या मतलब है उनका, मस्बत समझ रहे हैं या फिर? तक मैं इस तरफ आता हूँ, मैं सिर्फ लिंक्स एक दो दे दूँ यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और वो ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये जो रिपोर्ट है कि चाइना क्रिएट्स इट्स ओन डिजिटल करेंसी, ए फर्स्ट ऑफ मेजर इकॉनमी, और उसके बाद ईस्ट एशियन डिजिटल करेंसी होगी ये payments.com जो क्रिप्टो करेंसी की एक बड़ी साइट है, वो ये कह रही है कि ये इनकी अपनी जो है ये होगा। अच्छा, रॉयटर्स जो है वो कह रहा है कि फेसबुक बैक क्रिप्टो
प्रोजेक्ट DM टू लॉन्च US स्टेबल कॉइन नाम रखेंगे ताकि वो स्टेबल रहे और वो बिटकॉइन की तरह मेजर शिफ्ट। लेकिन फिर उसके बाद फ़ौरन ही ये साथ ही इसका भी हम लिंक दे देते हैं ताकि जिन दोस्तों ने इसको देखना हो वो इसको देख लें कि रॉयटर्स की खबर है कि फेसबुक क्रिप्टो करेंसी लिब्रा टू लॉन्च एज अर्ली एज जनवरी, ये पिछले साल में लेकिन ये डिले हो गई थी। और ये लिब्रा क्रिप्टो करेंसी, ये बिजनेस टुडे ने भी इसकी खबर दी है। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि ये सारा का, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज किसी वक्त रात तक या कल तक कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी अमेरिका की तरफ से कि जो मुल्क इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर हमारी तरफ से पाबंदी होगी। ये जंग बड़ी सख्त होने जा रही है, जो साइबर और टेक्नोलॉजी की जंग है। और फिर उसके साथ तिब्बत का मामला, 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के। 100 साल मुकम्मल होने से पहले तिब्बत उनके लिए नॉन निगोशिएबल है, वो तिब्बत पे बात करने को तैयार नहीं है, वो ताइवान पे बात करने को तैयार नहीं है। और ये जितना असला यहाँ से मूव हो रहा है इस वक्त 17 के करीब जो हैं वो आप समझें कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं और सारे के सारे पैसिफिक में। मुझे नहीं पता कि रोजवेल्ट को यहाँ से लेके जाएंगे, यूएसए रोजवेल्ट को वहाँ पे पैसिफिक में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन वो जापान जो है, जापान कह रहा है कि हमारे पास जो एजीएस सिस्टम है, बैलिस्टिक सिस्टम, पैट्रियट्स हमारे पास कम है। ये जो अरब ममालिक से लेके जा रहे हैं ये सारा वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। इसी तरह से गुआम के ऊपर वो एक जो है वो थर्ड मिसाइल है, तो वो कह रहे हैं कि जी हमें जो ये हाई टर्मिनल डिफेंस सिस्टम है ये भेजा जाए। इसी तरह जो पर्ल हार्बर है, पैसिफिक में 3 जगह ना, सेंट डिएगो है, जजायर है, या फिर पर्ल हार्बर है, या फिर जापान, यहाँ ज्यादा एंटी मिसाइल मौजूद हैं डिफेंस सिस्टम्स, तो वो ये अरब ममालिक से वो वहां लेके जा रहे हैं। इसराइल ने साथ ही ये कह दिया है, उनकी तरफ से बात आई है कि जो उनके नए वजीर आजम है वो भी एक हॉक हैं बहुत बड़े दाएं बाजू के, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर अमेरिका ने और बाकी दुनिया ने ईरान के मामले को हल नहीं किया तो इसराइल करेगा। अच्छा, तो ये इस पूरी तलखी में जो मैं बात कह रहा हूँ ना, इन सारी की सारी इन सारे इवेंट्स को, क्योंकि ये कुछ ऊपर नीचे मुझे इस बात की तवक्को थी कि तालिबान ये इस्तांबुल के अंदर अपनी कॉन्फ्रेंस करके और एक पीस की तरफ अफगानिस्तान चला जाता, ठीक है, बहुत शुक्रिया से नहीं गया। अब पाकिस्तान तो सपोर्ट कर रहा है, अब मैं सिर्फ एक बात, पाकिस्तान तो सपोर्ट कर रहा है इस पीस प्रोसेस को टर्की के, अमेरिका भी कर रहा है, तालिबान के पीछे कौन है? ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंडिया भी कर रहा है, तालिबान के पीछे फिर कौन है? सही हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कोई ना कोई आदमी ताकत तो होगी ना जिसने कहा होगा कि जी। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।